इसमें मुद्दा ये आता है, सवाल ये बनता है, क्वेश्चन ये आएगा कि भाई दो चीजें आती, एक होता है जिसको हम कहते हैं राइट ऑफ ऑक्यूपेशन, राइट ऑफ ऑक्यूपेशन, और दूसरा होता है जिसको कहते हैं राइट ऑफ कल्टीवेशन, राइट ऑफ कल्टीवेशन, और कुछ नहीं। तो अब सवाल ये उठता है कि राइट ऑफ ऑक्यूपेशन, राइट ऑफ कल्टीवेशन, दीज आर द टू डिफरेंट राइट्स। क्या ये राइट जो डार रैयत होता है या जो अंडर रैयत होता है उसके एयर को मिलता है कि नहीं मिलता है? ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या बोला? डार रैयत, एक ही चीज है, दोनों से परेशान मत होइएगा। डार रैयत या सो कॉल्ड अंडर रैयत अगर हम कहते हैं, रैयत क्या है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सो डार रैयत या अंडर रैयत का जो कोई भी एयर है, क्या उसको ये राइट्स मिलेगा? अब आप सोचेंगे हाँ मिलेगा, लेकिन मजेदार पार्ट क्या है कि यहाँ पर इसके एयर को भी ये राइट्स नहीं मिलता है जब आप सेक्शन 6 और सेक्शन 4 या सेक्शन 4 एंड सेक्शन 6 को मिला के पढ़ेंगे। तो इसलिए इस सेक्शन को पढ़ने के पीछे का कारण क्या है, यहाँ से एक बनने वाला क्वेश्चन ये पूछ सकता है आपसे कि भाई राइट ऑफ ऑक्यूपेशन और राइट ऑफ कल्टीवेशन डार रैयत के केस में, अंडर रैयत के केस में क्या है, उसकी विवेचना कीजिए, उसके बारे में लिखिए विथ केस लॉ। तो इसका मैं केस लॉ भी आपको शेयर करूंगा, आपको एक केस लॉ में पहले बता देता हूँ क्या क्या है, और उसके बाद में हम लोग इसमें पूरा जो डिस्कशन है वो कर लेंगे। देखिए इसमें केस आता है डेपू, डी ई बी यू, देबू नापित, डेबू नापित वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, ये केस है। इसका कंप्लीट साइटेशन है 2010 वॉल्यूम 3, जे एल जे आर, झारखंड, जे से झारखंड, एल से लॉ, जे एल जे आर जर्नल रिपोर्टर, झारखंड लॉ जर्नल रिपोर्टर, पेज नंबर है 450। जैसे यहाँ पर झारखंड है वैसे बिहार के अंदर आता है बी एल जे आर, पी एल जे आर, इस तरीके से। दिल्ली में आप लोगों को पता होगा जो दिल्ली से हैं, डी एल टी, दिल्ली लॉ टाइम्स। उसी तरीके हर एक स्टेट का, उड़ीसा का, पंजाब, हरियाणा, हर एक स्टेट का आता है। तो यहाँ पर है जे एल जे आर। सो देबू नापित वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, ये केस है। इस केस का भी जिक्र हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है वो पहले जरा समझिए कि सेक्शन 4 और सेक्शन 6 में कहा क्या गया है। सेक्शन 4 बेसिकली क्या करता है कि टेनेंट्स के जो है क्लासिफिकेशन करता है कि टेनेंट्स कितने तरह के हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई टेनेंट्स कितने तरह के हो सकते हैं, तो 4 तरह के हो सकते हैं। सी, रैयत ऑक्यूपेंसी या रैयत रैयत जिसमें ऑक्यूपेंसी रैयत की बात करते हैं, नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत की बात करते हैं, खुट काटी राइट्स होते हैं अंडर रैयत, एंड मुंडारी खुट काटीदार, मुंडारी खुट काटीदार, मुंडारी खुट काटीदार। इसमें 4 तरह के सो कॉल्ड हमारे यहाँ पर टेनेंट्स होते हैं। इसमें कौन से नहीं आते हैं? सो एक्सक्लूडिंग टेनेंट्स होल्डिंग इमीडिएट और इमीडिएटली अंडर रैयस एंड मुंडारी खूंट काटेदार्स। अब इसमें कौन कौन से नहीं इंक्लूड होते? तो 4 तरह के रैयत होते हैं। रैयत का मतलब यहाँ पर आपको ऑलरेडी बता रखा है कि पर्सन ही होता है। उसमें 4 तरह के लोग आते हैं। उसमें आता है एक टेन्योर होल्डर, यहाँ पर लिख दिया है टेन्योर होल्डर, अंडर टेन्योर होल्डर जो इंक्लूड हो गया। दूसरा है रैयत, रैयत में आपको ए और बी दोनों तरह के आ गए। ए बी का मतलब मैं पहले बता दूं, ऑक्यूपेंसी रैयत वाली बात होगी, नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत या रैयत जिसके पास खुट काटी राइट्स है। अभी खुट काटी के बारे में अगर आपको पढ़ना है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 8 में, इसके बारे में पूरा डिटेल से मीनिंग बताया गया है। उसके बाद तीसरा जो जिसका टाइप होता है वो है अंडर रैयत, दैट इज टू से टेनेंट्स होल्डिंग वेदर इमीडिएटली और मीडिएटली अंडर रैयत। ओके। चौथा और आखिरी है मुंडारी को खाटीदार्स। सो नाउ हमारे पास ये पता चल गया कि भाई हमारा सो कॉल्ड टेनेंट्स कितने तरह का होता है, तो 4 तरह का होता है। अब इसके आगे वाला पार्ट पढ़िए, देखते हैं सेक्शन 6। देखिए रैयत की बात कर रहा है, मीनिंग ऑफ रैयत। अब रैयत का मतलब क्या है, तो यहाँ पर वन बाय वन देखिए, मैं सीधे यहाँ पर समरी पे ले आता हूँ। रैयत का मतलब क्या होता है? रैयत रेफर्स टू ए पर्सन, कल भी डिस्कस हुआ था, आज भी डिस्कस हम लोग कर रहे हैं। रैयत का मतलब वो पर्सन से होता है, रैयत का मतलब एक व्यक्ति होता है हु होल्ड्स लैंड फॉर कल्टीवेशन इंक्लूडिंग द सक्सेसर इन इंटरेस्ट बट डज नॉट इंक्लूड अ मुंडारी खोट कांटीदार। ऐसे आप बोल सकते हैं इसको, मुंडारी पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होगी, खूंट कांटीदार। ठीक है। सो रैयत क्या है? रैयत एक पर्सन को कहा जाता है जिसके पास जमीन होती है, खेती के लिए जमीन होती है, कल्टीवेशन के लिए जमीन होती है। और रैयत में जो इंक्लूड होता है वो है सक्सेसर इन इंटरेस्ट, यानी उसका जो सक्सेसर है जिसका हित होगा वही इसमें इंक्लूड होगा। इसमें कौन इंक्लूड नहीं होता है रैयत में? मुंडारी कुट काटीदार इंक्लूड नहीं होता है। तो ये हो गई बात सब सेक्शन 1 के अंदर रैयत का मीनिंग।
उसके बाद एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन भी उन्होंने दिया। देखिए, लैंड टेनेंट्स हु कल्टीवेट लैंड आर कंसीडर्ड टू हैव अक्वायर्ड द राइट टू होल्ड इट फॉर कल्टीवेशन इवन इफ दे यूज इट फॉर गैदरिंग प्रोड्यूस और ग्रेजिंग कैटल। बहुत क्लियर कहा है कि जो लैंड टेनेंट्स हैं, यानी जो जमीन का जो पाटीदार है या जो ले रखा है रेंट वेंट दे करके, जो कल्टीवेट करता है, जो खेत जमीन जोतता है, आर कंसीडर टू हैव अक्वायर्ड द राइट टू होल्ड इट फॉर कल्टीवेशन। मतलब क्या हो गया कि आपने यहां पर क्या बोला, आपने कहा कि सर सो कॉल्ड जो रैयत है, रैयत का मतलब जो होल्ड करता है, क्या होल्ड करता है, खेती के लिए, कल्टीवेशन के लिए जो जमीन होल्ड करता है उसको रैयत कहते हैं। तो ये कहता है कि ठीक है वो तो है ही, लेकिन वो पर्सन जो ओनर नहीं है लेकिन वो खेत जोतता है, उसके पास राइट टू होल्ड फॉर कल्टीवेशन है, वो रहेगा। इवन इफ दे यूज इट फॉर गैदरिंग प्रोड्यूस और ग्रेजिंग कैटल। मतलब आपकी जमीन है, मैं आपका टेनेंट हूं, मैं खेती के लिए ले रहा हूं, मैं खेती करता हूं, या उसमें से गैदरिंग प्रोड्यूस, उसमें से कोई चीज मैं उठा लेता हूं। जैसे महुआ का पेड़ है, मैं महुआ का फूल लेके आ गया शराब बनाने के लिए, यहाँ शराबबंदी नहीं है, तो शराब बनाने के पर्पज से ले आया, या अपना जानवर चराने के पर्पज से ले आया। अपना जानवर, जमीन आपका है लेकिन मेरा जानवर है और मैं चरा सकता हूं। तो उस कंडीशन में क्या हो गया, आई एम होल्डिंग द राइट, दैट इज राइट टू होल्ड इट फॉर कल्टीवेशन, कॉमा, या राइट टू होल्ड दैट गैदरिंग प्रोड्यूस और राइट टू ग्रेजिंग कैटल्स। ये सारा काम मेरे करने का है। तो मतलब जो ओनर है वो तो राइट होल्ड करता ही करता है, जो जोतने के लिए टेनेंट्स के तौर पर ले रखा है, काश्तकार के तौर पर ले रखा है, किराएदार के तौर पर ले रखा है, वो भी यहां पर इंक्लूड होता है। ठीक है। दूसरी बात कही है यहाँ पर, देखिए एक एक क्या मैंने सबसेक्शन निकालने की कोशिश करी है, ये समरी। रैयत कैन नॉट बी कंसीडर्ड इफ ए पर्सन होल्ड्स लैंड अंडर ए प्रोपराइटर, टेन्योर होल्डर और मुंडारी खुंट काटेदार इमीडिएटली, यानी तत्कालिक तौर पर। अब देखिए क्या बोलते हैं, रैयत कैन नॉट बी कंसीडर्ड। रैयत कौन होगा, पर्सन। मतलब हम आपको जमीन का मालिक समझते हैं, इसका मतलब आप रैयत वाले हैं, आपका रैयत है। लेकिन अगर आपके पास जमीन, आपको मालिक हम नहीं समझेंगे आपको, कब, किस कंडीशन में, यदि अ पर्सन होल्ड्स लैंड अंडर ए प्रोपराइटर, अगर आप कोई पर्टिकुलर लैंड जो है प्रोपराइटर के तौर पर होल्ड करते हैं, देन आप रैयत नहीं हैं, कॉमा, टेन्योर होल्डर हैं, आप कुछ पर्टिकुलर टेन्योर के लिए होल्ड करते हैं, उस कंडीशन में भी आप रैयत नहीं हैं, या आप मुंडारी खुद काटीदार हैं इमीडिएटली तुरंत वाले, उस कंडीशन में भी हम आपको रैयत कंसीडर नहीं करेंगे। तो सेक्शन 6 में पहली चीज क्या मिली, रैयत का डेफिनेशन मिला कि रैयत किसको कहते हैं। उसके बाद क्या मिला कि रैयत किसको किसको हम कह सकते हैं, किसको नहीं कह सकते। तो यहां पर ये वाला पार्ट क्लियर करता है कि किसको नहीं कहा जाएगा। तो एग्जाम में आपके लिखने के लिए है कि रैयत कौन नहीं है, तो प्रोपराइटर इज नॉट ए रैयत, टेन्योर होल्डर इज नॉट ए रैयत, मुंडारी खुद काटीदार इमीडिएटली अगर है तो वो भी रैयत नहीं है। नाउ उसके बाद आगे चलिए, अब बात करते हैं सबसेक्शन 3 की। सबसेक्शन 3 में बहुत क्लियर कहता है कि ये कोर्ट का पावर होगा, ये कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में है, कोर्ट के क्षेत्राधिकार में है, कि कोर्ट डिटरमिन करेगी कि यदि कोई टेनेंट जो कि टेन्योर होल्डर है, इफ अ टेनेंट इज अ टेन्योर होल्डर और रैयत बाय कंसीडरिंग लोकल कस्टम एंड द ओरिजिनल पर्पस ऑफ टेनेंसी। मतलब कानून के नजरिए से तो भाई हो सकता है कि नहीं हो कोई, मतलब एज पर सीएनटी एक्ट के हिसाब से हम यह मान ले कि कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है सो कॉल्ड रैयत नहीं है, लेकिन अगर कोई लोकल कस्टम प्रिवेल करता है, लोकल कस्टम प्रिवेल करता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो दावा कर रहा है कि हाँ मैं रैयत हूं, मेरा रैयत है। तो अगर इस तरह का कोई डिस्प्यूट हो जाएगा तो कोर्ट इस बात को डिटरमिन करेगा। तो ये बात देखिए सबसेक्शन 3 में यहां पर डिटेल से है, इन डिटरमाइनिंग वेदर ए टेनेंट इज ए टेन्योर होल्डर और दी रैयत। मतलब आपको कुछ समय के लिए जमीन मिली थी, लैंड फॉर कल्टीवेशन, लैंड फॉर ग्रेजिंग कैटल्स, जानवर चराने के लिए, या आप सो कॉल्ड टेन्योर होल्डर हैं या रैयत हैं, आप टेन्योर होल्डर हैं या रैयत हैं। रैयत मतलब मालिकाना हक हो गया एक तरीके से, तो आप रैयत हैं या टेन्योर होल्डर हैं, ये जब डिसाइड करने की बात आएगी तो ये कोर्ट डिसाइड करेगा, सीधी सी बात, कि क्या लोकल कस्टम प्रिवेल करेगा उस मामले में, या एंड द पर्पस फॉर विच द राइट ऑफ टेनेंसी वाज ओरिजिनली एक्वायर्ड। तो अभी तक हमारे पास दो चीजें हम लोगों ने बहुत मोटे तौर पे क्लियर करा। पहला पार्ट क्या हमने क्लियर करा, सो कॉल्ड सेक्शन 4 के अंदर, सेक्शन 4 के अंदर हमने क्या डिस्कस किया, टेनेंट्स के टाइप्स कितने तरह के होते हैं, तो ये 4 तरह के बताए गए। ओके, सेक्शन 6 में हमने क्या डिस्कस किया, रैयत के बारे में, कि रैयत क्या होता है, रैयत कौन होता है, और टेन्योर रैयत की बात करें, टेन्योर होल्डर की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो यहां पर हम रैयत की बात करते हैं, टेन्योर होल्डर की बात करते हैं। कौन डिसाइड करेगा, मतलब अगर कहीं डिस्प्यूट हो गया कि भैया ये रैयत है कि टेन्योर होल्डर है, डेफिनेटली द कोर्ट इज गोइंग टू डिसाइड अंडर सेक्शन 6 ऑफ सब सेक्शन 3, सेक्शन 6 का सब सेक्शन 3 में डिसाइड होगा। अब जरा दोनों सेक्शन को मिला के पढ़िए, दोनों सेक्शन को मिला के पढ़िए तो क्या मिलता है।
भाई एक जमीन का टुकड़ा है, फेंका हुआ है कहीं दूर दराज में भी जाइए, झारखंड में कहीं भी चल जाइए, तो ऐसे हम लोग कहते हैं कानून के तौर पर तो सरकार है, सरकार तो खैर आती नहीं है, डिप्टी कलेक्टर नहीं आ रहा, चलिए मान लीजिए, या बहुत बार सुनते हैं नो मैंस लैंड। तो अब कोई जमीन का टुकड़ा है, या तो इस जमीन के टुकड़े के आप मालिक हो सकते हैं, या तो आप मालिक ओनर नहीं हो सकते हैं, कोई ओनर नहीं हो सकता है, सिंपल बात। अब नाउ यहां पर क्या कहता है कि अगर आप मालिक हैं, अगर आप इन केस मालिक हैं, तब मामला क्या बन रहा है, आप मालिक हैं तो आपका बन गया रैयत। लेकिन अगर आप मालिक नहीं हैं तो हो सकता है कि आपने रैयत से लिया होगा, तो आप क्या बनेंगे, टेनेंट्स। आपने कुछ समय के लिए लिया होगा, आपने हो सकता है जो जमीन ली है उसमें खेती करने के लिए लिया होगा, हो सकता है उस जमीन के ऊपर कोई चीज फसल होगी या कोई सो कॉल्ड पेड़ पौधा होगा उसका फल निकालने के लिए, जैसे आम का बगीचा लोग दे देते हैं, लीची का बगीचा दे दिया, तो वो सारी चीजें मालिक कोई और है, मैं तो सिर्फ उसका फल निकालने के लिए हूं, मुझे राइट्स मिल गया कि मैं फल निकालूंगा बेचूंगा, बदले में मैं उसका आम का बगीचा लीज पर लेके बैठ गया, व्हाट इज दैट। उसी तरीके से लीची का बगीचा लेके बैठ गया कोई भी, कोई भी। सुनाओ, रैयत और टेनेंट्स ये दोनों को मिला लिया हमने। अब रैयत और टेनेंट्स को मिला तो टेनेंट तो हो गया एक तरह से नीचे, मतलब किराएदार, काश्तकार, टेनेंसी ऐसे ही सिंपल भाषा में किराएदारी बोलते हैं, यहां पर काश्तकारी लिखा है इन्होंने, शुद्ध हिंदी। और एक हो गया मालिक। अब दोनों को जब सेक्शन 4 और सेक्शन 6 को मिला के पढ़ेंगे तब मामला क्या बनेगा, तब दो चीजें मामले में आती हैं सामने से। पहली बात ये कि रैयत और दूसरा अंडर रैयत, रैयत और रैयत के नीचे अंडर रैयत। रैयत और अंडर रैयत ये दो अलग अलग क्लासें हैं, दो अलग अलग ग्रुप हैं टेनेंसी एक्ट के अंदर, और ये टेनेंट्स के दो अलग अलग टाइप्स बताए गए हैं। रैयत और अंडर रैयत जो है ये सो कॉल्ड CNT एक्ट के अंदर दो अलग अलग क्लासेज बताए गए हैं। रैयत में क्या होगा, रैयत होल्ड्स लैंड इमीडिएटली, इमीडिएटली अंडर अ प्रोपराइटर और ए टेन्योर होल्डर। जबकि यहां पर हम अंडर रैयत की बात करेंगे तो अंडर रैयत जो होता है रैयत के नीचे होता है, रैयत के नीचे जो जमीन होल्ड कर रहा है या सो कॉल्ड ले रहा है उसको हम अंडर रैयत कहेंगे। तो सेक्शन 4 और सेक्शन 6 सवाल क्या बनता है सेक्शन 4 और 6 से कि भाई जो रैयत है या जो कोई अंडर रैयत है तो उसका अगर कोई सो कॉल्ड एयर है, उसका कोई नीचे उत्तराधिकारी है, उसका कोई वंश में है उसकी प्रॉपर्टी लेने वाला, तो क्या ये इमीडिएटली इसका सो कॉल्ड राइट ले सकता है या नहीं ले सकता, राइट टू सो कॉल्ड क्या ग्रेजिंग और बाकी चीजें, तो वो ले सकता है या नहीं ले सकता है, दैट इज द पॉइंट। अब देखिए इसी में से दूसरी बात जो निकल के आती है, जो डेबू वाला केस है उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। डेबू नापित वर्सेस झारखंड का जो केस है, इस केस में साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लियरली कहा, सुप्रीम कोर्ट का सॉरी हाई कोर्ट ने क्लियरली कहा कि जो रैयत और अंडर रैयत की हम बात करते हैं उसमें जो हम डार रैयत या अंडर रैयत, देखिए तीन टर्म आ रहा है सामने से, एक हो गया रैयत जिसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मालिक को रैयत बोल देते हैं, उसके बाद आता है अंडर रैयत, तो अंडर रैयत बोले तो चलता है, या इसी को आप डार रैयत बोले तो भी चलता है, दोनों सेम टर्म है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, दोनों सिमिलर नहीं है, बट ये दोनों आपस में सिमिलर है। तो अब यहां पर मुद्दा ये आया डेबू नापित वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड के केस में, सो कॉल्ड हाई कोर्ट ने यह कंफर्म किया कि जो सो कॉल्ड कमिश्नर है यहां पर, उसने एक आदेश दिया था, कमिश्नर ने एक ऑर्डर किया था कि जो अंडर रैयत के अंदर या डार रैयत के अंदर सो कॉल्ड जो एयर्स हैं वो इंक्लूड नहीं होते हैं एज पर दी छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। मतलब सीधे सीधे शब्दों में ये समझिए कि अंडर रैयत या डार रैयत का जो एयर है उसको राइट टू ऑफ ऑक्यूपेशन एंड राइट ऑफ कल्टीवेशन उसके एयर को नहीं मिलेगा, ये कमिश्नर साहब का ऑर्डर था। तो सवाल बनता है कि क्या कमिश्नर के पास पावर है ऐसा करने हेलो। का, दी आंसर इज यस, उसको पावर है ऐसा करने का, वो ऐसा कर सकता है। हेलो। हाँ जी मैडम बताइए। सर मैं ये पूछना चाह रही थी, जो उसके मृत्यु के बाद होंगे ना जो आपने दैयर बोला है, दर्रयत जो बोला है, हाँ बताइए। और जो अंडर रैयत बोला है, जो उसकी मृत्यु हो जाएगी उसके अधिकारियों को, उत्तराधिकारी जो होंगे उसको नहीं मिलेगी ना प्रॉपर्टी फिर? हाँ उनको नहीं मिल रही है। ओके। और सर मैं ये और पूछना चाह रही थी, जो आपने हाँ सेक्शन 6 जो बताया है, सेक्शन हाँ 6 का सब क्लॉज 3 ही तो इंक्लूड होगा इसके साथ? सेक्शन 6 का कौन सा मैडम। 3। हाँ 3 में क्या है, क्या आप कहना चाह रहे हैं। सर ये जो लोकल कस्टम की जो बात की है, ऑल द पर्पज हाँ हाँ सेकंड है हाँ दी, हाँ हाँ यही होगा ना, क्योंकि हमें हाँ। पूरा तो पढ़ना नहीं है। नहीं, 6। लेकिन हमको तो बताना है ना उसमें मुंडारी है कि नहीं है, वो तो बताना पड़ेगा ना मेरे को।
नहीं वो तो ठीक है, नहीं सर, मैं केस लॉ के हाँ अकॉर्डिंग बता देती हाँ, हूँ। केस लॉ के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो उसमें टेन्योर होल्डर या रैयत जो है वो कौन है या नहीं है वो डिसाइड करने का काम कोर्ट को है। कमिश्नर ने यहाँ पर डिसाइड कर दिया था, कमिश्नर ने डिसाइड करके ये कहा कि भाई जो अंडर रैयत या डार रैयत है उसके एयर को नहीं मिलेगा। हाई कोर्ट ने बस ये कहा कि हाँ ये बात सही है, कमिश्नर ने जो ऑर्डर पास किया वो सही है। क्यों सही है उसका रीजन यहाँ पर छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट के सेक्शन 4 और 6 में मिलता है। सिंपल सी बात है। क्योंकि अंडर रैयत और डार रैयत में कुछ नहीं है, ये दोनों एक ही कैटेगरी में आ रहे हैं, मतलब डार रैयत और अंडर रैयत दोनों एक है और रैयत अलग कॉन्सेप्ट है। और आप उसके यस को यहाँ पर राइट नहीं दे रहे हैं, बस इतनी सी बात आ रही है और कुछ भी नहीं। जी सर। तो उसको राइट ऑफ कल्टीवेशन नहीं मिलता है, ना तो राइट ऑफ ऑक्यूपेशन मिलता है। राइट ऑफ ऑक्यूपेशन का मतलब समझ रहे हैं, बिजनेस करने का अधिकार, बाकी ऑक्यूपेशन या कल्टीवेशन कुछ भी राइट उसको नहीं मिलता है। ओके। सो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट में ऐसा कहीं भी नहीं है कि हाँ उसका एयर है तो उसको वो राइट मिल जाएगा। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सो अब हम लोग आएंगे सेक्शन 8 में। सेक्शन 8 में क्या निकल के आ रहा है देखिए। सेक्शन 8 में हम लोग सीधे सीधे शब्द में हम लोग मुंडारी खुट कांटीदार, इसका हम लोगों को मीनिंग डिस्कस करना है। देखिए यहाँ पर मैंने समरी में लिख दिया है बहुत सिंपल वे में। मुंडारी खुट कांटीदार रेफर्स टू अ मुंडारी, मुंडारी पर्सन होता है, मुंडा मुंडारी, मुंडा जानते हैं ना, नाम होता है बिरसा मुंडा जैसे नाम है, तो मुंडारी। सो मुंडारी खुट कांटीदार रेफर्स टू अ मुंडारी, एक तरह का पर्सन हु होल्ड्स जंगल लैंड फॉर कल्टीवेशन कॉमा इंक्लूडिंग एयर्स एंड डिसेंडेंट्स। इट इंक्लूड्स लैंड दैट हैज रिमेन्ड इन द मुंडारीज पोजेशन फॉर कंटिन्यूअस यूज बाय द मुंडारी एंड हिज डिसेंडेंट्स। तो बड़ा सिंपल सा फंडा है। कहते हैं कि मुंडारी खुद काटीदार क्या है, कौन है। तो मुंडारी खुद काटीदार वो मुंडारी को रेफर करता है, मतलब एक मुंडारी है उसी को हम मुंडारी खुद काटीदार कहेंगे, लेकिन वो मुंडारी जिसके पास जंगल है। अगर कोई मुंडारी है जिसके पास जंगल है, जंगल लैंड है फॉर द पर्पस ऑफ कल्टीवेशन, उसको हम मुंडारी खुट कांटीदार कहें। तो मुंडारी तो है ही, बट उसमें सिर्फ नाम आप डाल लीजिए खुट कांटीदार। मतलब खुट कांटीदार लगाने का मतलब हो गया कि उसके पास जमीन है, कल्टीवेशन के लिए है। अच्छा, मुंडारी खुट कांटीदार में उसका एयर, उसके नीचे की पीढ़ी एंड डिसेंडेंट्स। देखिए एयर कोई भी हो सकता है, अब इसको प्रॉपर उस लीगल टर्म में नहीं लेके जाएंगे, एयर शब्द का मतलब ही अलग अलग जगहों पर चेंज होता रहता है। अब ये बाकी जो हम लोग सक्सेशन, हिंदू सक्सेशन और मुस्लिम उसमें नहीं, यहाँ पर एयर का मतलब जो कोई पर्सन उसके लिए एलिजिबल है, जो इंटाइटल्ड है, जो उसकी प्रॉपर्टी ले सकता है। तो भाई परिवार के लोग ही ले सकते हैं जो उससे रिलेटेड होंगे। यहाँ पर हिंदू मैरिज एक्ट और ये सक्सेशन एक्ट नहीं लगना है, इसलिए इसके पीछे नहीं पड़ेगा, दिमाग में बिल्कुल मत लाइएगा एयर टर्म का मतलब। बस सिंपल यहाँ पर समझिए, एयर वो पर्सन है जो उसके उत्तराधिकारी हो सकते हैं, जिनको वो हिस्सा मिल सकता है, जिसको प्रॉपर्टी मिलेगी, उसको भी इंक्लूड करते हैं। सो मुंडारी खुद काटीदार इज नथिंग बट इट इज ए पर्सन, एक पर्सन होगा जिसके पास जंगल की जमीन होगी जो खेती के पर्पस के लिए होगा। उस मुंडारी खुद काटीदार में उसका एयर प्लस उसका डिसेंडेंट, उसके नीचे की कोई भी जो पीढ़ी होगी वो उसमें इंक्लूड होगी। अगर मैं मुंडारी खुद काटीदार हूं, इसका मतलब मेरे अगर बच्चे हैं तो वो भी मुंडारी खुद काटीदार हैं, अगर उसके ही बच्चे हैं तो वो भी मुंडारी खुद काटीदार हैं, वो सारे के सारे मुंडारी खुद काटीदार हैं। ओके। नाउ इट इंक्लूड्स लैंड दैट हैज रिमेन्ड इन मुंडारीज पोजेशन फॉर द कंटिन्यूअस यूज एंड डिसेंडेंट, छोड़ दिए। नाउ तो यहां तक ये वाला पार्ट भी आपको क्लियर कर दे। क्यों क्लियर किया? क्योंकि और ये मुंडारी एज खुद, ए वारिसान के रूप में हो गया। क्या मैडम? एज ए वारिसान, जैसे कि आपकी प्रॉपर्टी है, फिर आपके बच्चे और उनके बच्चे के बच्चे। हाँ कोई भी आएगा वो सब मुंडारी खुद काटीदार कहलाएगा सेक्शन 8 के अंदर। इसका जो ओरिजिनल सेक्शन है देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने आपके लिए छोड़ा हुआ है। मुंडारी खुद काटीदार मीन्स अ मुंडारी हु हैज अक्वायर्ड राइट टू होल्ड जंगल लैंड फॉर द पर्पस ऑफ ब्रिंगिंग सुटेबल पोर्शंस thereof under cultivation by himself or by male members of his family includes here heirs male in the male line and regards। तो सारे इसमें मेल के ही बात करते हैं, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर सेक्शन 8 को पढ़ने के पीछे का पर्पस क्या है? देखिए सेक्शन 8 को पीछे पढ़ने का पर्पस एक ही है कि अगर सवाल पूछता है कि मुंडारी खुद कांटीदार क्या है, इसके बारे में एक्सप्लेन करिए। मान लीजिए सवाल पूछ दिया मुंडारी खुद कांटीदार क्या है या कौन है, उसके बारे में एक्सप्लेन करिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, सेक्शन 8 का समरी उतार देना है, या सेक्शन 8 अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, उसका समरी लिख दीजिए, उसके हिसाब से आपका आंसर बन जाएगा। नाउ अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट सेक्शन की, एंड सेक्शन नंबर हम लोग बात कर रहे हैं 17 की। सेक्शन 17 में हम लोग बात कर रहे हैं डेफिनेशन ऑफ सेटल्ड रैयत, ठीक है। और इसके साथ हम लोग एक और सेक्शन डिस्कस करेंगे जो हमारा है सेक्शन नंबर 19। 19 इसमें नहीं आया है, 21 है। 19 एक और सेक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे, इसमें कहीं गड़बड़ हुआ है, ठीक है। 19 मिस हो गया है, तो 19 भी है, वो बता देता हूँ यहाँ सर से। इसके साथ 47 भी आएगा सर। आएगा सॉरी, आएगा। 43। 43। हाँ जी सर। 90 43। के साथ 17 और 18 और 18 के साथ 43। 43 को क्यों ऐड करेंगे मैडम?
सर बंदोबस्त दे रखा है ना इससे, सेटलमेंट वो उसका रैयत का। इसीलिए। अच्छा चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले आते हैं हम लोग पहले सेक्शन 17 पे। देखिए सेक्शन 17 में क्या कहा है। सबसे पहले सेक्शन 17 क्या करता है, अगर पूछा जाएगा कि भाई सेटल्ड रैयत की परिभाषा कहाँ दी गई, तो डेफिनेशन ऑफ सेटल्ड रैयत जो है वो सेक्शन 17 में मिलता है। या दूसरे शब्दों में कहिए कि सेक्शन 17 में क्या मिलेगा, तो सो कॉल्ड सेटल्ड रैयत का डेफिनेशन मिलेगा। ओके, नाउ अब इसमें कहानी क्या आती है वो देखिए। सेक्शन 17, सेक्शन 19 और सेक्शन 22, ये तीन सेक्शंस हमारे यहाँ पर मिलेंगे। फिलहाल इसको मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। सेक्शन 17, सेक्शन 19 और सेक्शन 22 CNT एक्ट, ये तीनों हमें मिला के देखना है। क्यों देखना है वो भी बता रहा हूँ, कारण क्या है और कौन सा क्वेश्चन बनेगा वो भी बता रहा हूँ। सेक्शन 17 में एज जैसे कि हम लोगों ने देखा कि भाई इसमें सेटल्ड रैयत का डेफिनेशन है। सेटल्ड रैयत होता क्या है पहले इसको समझते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेटल्ड रैयत। सेटल्ड रैयत कहता है हर एक पर्सन, हर एक व्यक्ति जो कि पीरियड ऑफ 12 ईयर्स, 12 साल तक के लिए, वेदर होली और पार्टली बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, इस कानून के लागू होने के कमेंसमेंट के पहले से या बाद में 12 सालों तक कंटिन्यूअसली हेल्ड एज अ रैयत लैंड situate in any village, whether under a lease or otherwise, shall be deemed to have become on the expiration of that period a settled रैयत। तो आप ऐसे मोटे मोटे लगता होगा पढ़ के कि भाई ये कहीं एडवर्स पोजीशन वाला ही मामला है, उसी तरीके का चीज लगता है। मतलब ये कहता है कि अगर कोई पर्सन, हर एक व्यक्ति जिसके पास कोई जमीन है और वो लगभग 12 साल, कंप्लीट 12 साल तक के लिए पूरा का पूरा होली और पार्टली इस एक्ट के लागू होने के पहले से या इस एक्ट के लागू होने के बाद से उस पर अपना कब्जा बनाए हुए है, चाहे वो लीज के जरिए ही क्यों ना हो या किसी अदरवाइज तरीके से ही क्यों ना हो, बट वो क्या माना जाएगा, उसको हम सेटल्ड रैयत बोलेंगे, उस पर्टिकुलर गांव का, उस पर्टिकुलर विलेज का। ये यहां पर क्लियर कर दिया। तो इसका समरी मैंने एक लाइन में यहां पर दे दिया है। देखिए इसके आगे सब सेक्शन 2 सेटल्ड रैयत वाला मामला। Subsection 2 simply states that a person is considered to have consistently held land in a village despite variations in the land held at different times। अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है। क्या बोलते हैं, अ पर्सन शैल बी डिम्ड, दोनों से बता दे रहा हूं, अ पर्सन शैल बी डिम्ड, एक पर्सन को हम मान लेंगे, शैल लगा दिया और डिम्ड भी कर दिया, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन टू हैव कंटिन्यूअसली हेल्ड लैंड इन अ विलेज, नॉट विद स्टैंडिंग दैट द पर्टिकुलर लैंड हेल्ड बाय हिम हैज बीन डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम्स। सो यहां पर कह रहे हैं अलग अलग समय पर भी लिया होगा, तब भी हम उसको मान ले रहे हैं इस सेक्शन के लिए कि भाई वो क्या है, माना जाएगा सेटल्ड रैयत माना जाएगा। तो इन्होंने ये एक्सप्लेन कर दिया यहां पर, डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम्स। नाउ सब सेक्शन 3, अ पर्सन शैल बी डिम्ड फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन टू हैव हेल्ड एज रैयत एनी लैंड हेल्ड एज रैयत बाय पर्सन हुज एयर ही इज। तो भाई उसके अगर बच्चे भी हैं वो होल्ड कर रहा है तो वो भी यहां पर सीधे सीधे शब्दों में रैयत माना जाएगा, सेटल्ड रैयत माना जाएगा। सो दिस सेक्शन डिफाइंस ए पर्सन एज हैविंग हेल्ड अ रैयत लैंड बाय ए पर्सन हुज एयर दे आर। मतलब अगर मेरे पिताजी के पास जमीन थी तो मेरे पास अगर आ गई उनके गुजरने के बाद, तो वो भी मैं क्या कहलाऊंगा, सेटल्ड रैयत। मतलब कोई जमीन पर कब्जा है, कुछ 5-6 साल मेरे पिताजी ने किया होगा कब्जा, जोत लिया, खेती कर लिया और फिर मैं आगे कर रहा हूं, तो वो क्या माना जाएगा, सेटल्ड रैयत। Subsection 4, land held by 2 or more co-sharers as a रैयती holding shall be deemed for the purpose of this section to have been held as रैयत। So जब 2 या 2 से अधिक को शेयरर्स मिलकर के रैयती के तौर पर अगर सो कॉल्ड होल्ड करते हैं तो उसको हम क्या मानेंगे, हर एक शेयरर का, जो भी उसमें शेयरर है उसका हम क्या मानेंगे, रैयत मानेंगे। नाउ this section states that land held by multiple co-sharers as a रैयती is considered as a रैयत by each co-sharer। तो जो है हर एक अपना एक एक जो शेयर है उसका co-sharer का माना जाएगा। Subsection 5, a person shall continue to be a settled रैयत of a village as long as he holds any land as a रैयत in that village and for 3 years thereafter। ये भी क्लियर कर रहा है। क्या बोलते हैं सबसेक्शन 5 में कि पर्सन शैल कंटिन्यू टू बी ए सेटल्ड रैयत, हम एक व्यक्ति को सेटल्ड रैयत मानेंगे किसी गांव का, सो कॉल्ड उस गांव का, एज लॉन्ग एज
ही होल्ड्स एनी लैंड एज रैयत, जब तक वो रैयत के तौर पर कोई भी जमीन पर कब्जा करता है या रखता है, इन दैट विलेज फॉर 3 years देयर आफ्टर। मतलब सिंपल है, 12 साल तो हमने रखा ही है, लेकिन 12 साल में अगर 3 साल भी आपने कंप्लीट रख लिया, यहां पर कह रहा 3 ही साल, पर्सन शैल कंटिन्यू टू बी अ सेटल्ड रैयत ऑफ विलेज as long as he holds any land as रैयत in that village and for 3 years thereafter, 3 साल देयर आफ्टर। नाउ इसका समरी भी यहां पर दे दिया। नाउ सब सेक्शन 6 देखिए, इफ अ रैयत रिकवर्स पोजेशन ऑफ लैंड अंडर सेक्शन 71 और बाय सूट, सी अगर रैयत रिकवर करता है पोजेशन, मतलब जमीन तो आपका है, रैयत आप है, रैयती आप हैं, लेकिन कब्जा किसी और ने मान लिया, कर लिया, तब जमीन आपके नाम से, अब महिला के नाम से जमीन है, कोई और आके खेत जोत रहा है, कोई और आके उस पर कुछ भी कर रहा है, तो उसमें पोजेशन तो आपका चला गया। सो इफ रैयत रिकवर्स पोजेशन ऑफ लैंड अंडर सेक्शन 71 और बाय सूट, ही शैल बी डिम्ड टू हैव कंटिन्यूड टू बी अ सेटल्ड रैयत। अब यहां पर फिर भी कह रहे हैं कि वो माना ही जाएगा, डिम्ड टू हैव कंटिन्यूड टू बी अ सेटल्ड रैयत उसको माना जाएगा, नॉट विद स्टैंडिंग ही हैज बीन आउट ऑफ पोजीशन फॉर मोर देन 3 years, भले ही वो 3 साल से अधिक के समय के लिए उसको डिस्पोज। इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल क्या होता है, जमीन है आदिवासी की, एसटी कम्युनिटी की, अब कोई बाहर का आदमी चला गया, जैसे बिहार का, कलकत्ता का, यूपी का, उधर का कोई आदमी आके चला गया और जाके उसके जमीन पे जाके कब्जा कर लिया, जबरदस्ती मारपीट करके या भगा करके, या पता भी नहीं चला उस पर कब्जा कर लिया, वैसे कंडीशन में क्या होगा, अगर उसको 3 साल से अधिक के समय से के लिए डिस्पोजेस भी कर दिया गया, और मान लीजिए उसको जिस दिन पता चला उस दिन जाके केस किया, कोर्ट ने उसके फेवर में जजमेंट पास कर दिया, सो कॉल्ड जो रैयती है उसके फेवर में, तो डिस्पोजेशन के केस में भी उसको माना ही जाएगा। इसका प्रैक्टिकल बहुत बार एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा है रियल लाइफ में। एक आदिवासी है जिसके पास करीब करीब 20, आप ये सकते हैं 20 डिसमिल, एक डिसमिल में लगभग मान के चलिए 500 स्क्वायर फीट जमीन होता है, लगभग 500 स्क्वायर फीट होता है, तो ऐसे 20 डिसमिल मान लीजिए, तो मान के चलिए मोटा मोटी कि 1000 स्क्वायर फीट होगा या ज़्यादा होगा, एकदम बीच मेन टाउन में उसके पास जमीन थी। और वो काम क्या करता है आदिवासी, पढ़े लिखा नहीं, वो सिर्फ मछली बेचता है, मछली बेच कर उसका भरण पोषण हो रहा है। नाउ एक बिल्डर का आदमी आता है और उससे बोलता है कि भाई तुम लोग को प्रधानमंत्री की तरफ से पैसा मिलेगा, दिस मिलेगा, दैट मिलेगा, मच्छरदानी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, और उससे सारा आधार कार्ड ये वो डिटेल ले लेता है और उसको बुला करके रजिस्ट्रार ऑफिस में साइन करा लेता है, सब कुछ करा, तो उसको समझ में आता है कि भाई प्रधानमंत्री के यहाँ से मेरे को पैसा मिलेगा, इसीलिए मेरे को ये सब करा रहा है। उसके बाद प्रॉपर्टी अपने नाम करा लेता है, ये पुरानी बात होगी, और उसके बाद 2 3 4 सालों तक कुछ नहीं करता, लगभग 2 से 3 साल तक कुछ भी नहीं करता उस जमीन पर वो बिल्डर। उसके बाद क्या करता है, अचानक से जाकर के उसके बिल्डिंग पर, वो उसके जमीन पर सॉरी कंस्ट्रक्शन करना शुरू करता है। जब कंस्ट्रक्शन करता है तब वो आता है हरकत में आदिवासी व्यक्ति, वो कहता है कि भाई मेरी जमीन पे कैसे कर रहे हो, तो बोला देखो भाई तुमने तो पहले ही मेरे को दे रखा है, दिस इज द सिचुएशन गोइंग ऑन। तो यहाँ पर अगर डिस्पोजेशन भी हो गया तो भी माना जाएगा कि तुम ही रैयती हो। नाउ 17 का 6 समरी हो गया, चलिए 7 पे आइए, इसका समरी। ए पर्सन होल्डिंग लैंड एज रैयती या रैयत इज प्रिज्यूम्ड टू होल्ड द लैंड फॉर 12 years अंटिल प्रूवन अदरवाइज अनलेस द कॉन्ट्रेरी इज प्रूवन। अब ये कॉन्ट्रेरी वाला मामला अगर एविडेंस आएगा, उससे साबित कर रहा है कोई व्यक्ति कि नहीं नहीं इसका 12 साल से नहीं है कब्जा, तो ठीक है, तो दोनों बातें कर दी इसने। तो कुल मिलाकर के सीन क्या बना सेक्शन 17 में, सेक्शन 17 का सीधा सीधा मतलब हमारे लिए क्या है, सेक्शन 17 हम यहाँ पर सेटल्ड रैयत की बात करता है। सेक्शन 17 इज बेसिकली डीलिंग विद सेटल्ड रैयत। अब इतना तो समझ में आ गया सेटल्ड रैयत ये कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सेक्शन 19 की। चलिए मैं सेक्शन 19 भी निकालता हूं, जस्ट अ सेकेंड, ये रहा सेक्शन 19। देखिए सेक्शन 19, सेटल्ड रैयत्स टू हैव ऑक्यूपेंसी राइट्स। क्लियर, एवरी पर्सन who is a settled rayyat of a village within the meaning of section 17 or section 18 shall, subject to the provisions of section 43, have a right of occupancy in all for the time being held by him as a rayyat in that village। अब मतलब क्या निकल के आ रहा है, कहते हैं कि सेटल्ड जो रैयत है उसके पास ऑक्यूपेंसी राइट होगा, मतलब भोग करेगा उस जमीन का, उसको उपभोग करने का अधिकार है, उस पर अपना जैसे मकान बनाना वटेवर जो भी करना है वो ऑक्यूपेंसी राइट्स उसको मिलेगा। तो यहाँ पर क्या लिखे, एवरी पर्सन हु इज ए सेटल्ड रैयत, हर एक व्यक्ति। सेटल्ड रैयत कौन है, सेटल्ड रैयत का डेफिनेशन क्या है, तो सेक्शन 17 सेटल्ड जो रैयत है उसको ऑक्यूपेंसी का राइट्स मिलेगा, ये कहां मिला, सेक्शन 19। सो राइट्स मिल रहा है सेक्शन 19 के अंदर। ओके, सो नाउ शैल प्रोविजन सो एंड सो हैव अ राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी इन ऑल फॉर द टाइम बिंग हेल्ड हिम एज ए रैयत इन दैट विलेज। जब तक वो रैयत होल्ड करता है तब तक उसको ऑक्यूपेंसी राइट्स मिलता रहेगा या मिलेगा। दिस इज सेक्शन 19। अब ये मामला आया क्यों, देखिए एक मामला आता है, मैं आपको बताता हूं, एक केस आता है झारखंड हाईकोर्ट में, इस केस का नाम है
अभी बाहर का आदमी है सुनील कुमार मिश्रा वर्सेज स्टेट ऑफ झारखंड। सुनील कुमार मिश्रा वर्सेज स्टेट ऑफ झारखंड। ये रिपोर्टेड केस है 2006 का, वॉल्यूम नंबर 3, जे झारखंड JLJR 11 11 या 111, थोड़ा सा गड़बड़ है। सुनील कुमार मिश्रा वर्सेज स्टेट ऑफ झारखंड, इतना भी लिखेंगे तो काफी चलेगा। इसमें मुद्दा यह है, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या कहा, सेक्शन 17 और सेक्शन 19 से कैसे कनेक्टेड है उसको जरा समझिए, सिर्फ सुनिए ध्यान से। सुप्रीम कोर्ट बार बार निकल जा रहा है, झारखंड समझिएगा भाई। झारखंड हाईकोर्ट ने इस केस में हेल्ड करके कहा कि एक बार अगर जमाबंदी क्रिएट हो जाती है किसी भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के फेवर में, और उस पर्सन ने अगर जमाबंदी कबूल कर ली है एज ए टेनेंट, और वो उसके बदले में सो कॉल्ड जो भी रेंट वगैरह जो कुछ भी देना है कमर्शियल वो पे कर रहा है, उस केस में उस पर्सन के ऊपर लीगल राइट उसको उसके फेवर में मिल जाता है, और उस लीगल राइट को, सो कॉल्ड जो ऑक्यूपेंसी राइट्स है, उसके ऑक्यूपेंसी राइट को कभी भी छीना नहीं जा सकता है एक्सेप्ट थ्रू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब क्या हुआ, मैंने सिंपल एक बात कही, झारखंड हाईकोर्ट ने कहा सुनील कुमार मिश्रा वर्सेस झारखंड के केस में कि जमाबंदी अगर किसी व्यक्ति के फेवर में अगर क्रिएट कर दी गई है राज्य सरकार के द्वारा या किसी भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा, और जिस व्यक्ति के फेवर में जमाबंदी क्रिएट की गई है उस बंदे ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, एडमिट कर लिया है, मान लिया है, ले लिया है, और वो लंबे समय तक रह रहा है, बहुत सारे समय तक, 30 साल 40 साल 25 साल 100 साल से रह रहा है मान लीजिए, तो उस केस में उसके पास यह है वैल्यूबल राइट है, एंड दैट इज ऑक्यूपेंसी का राइट है, और उसके राइट को कभी छीना नहीं जा सकता है, उसके राइट को कभी छीना नहीं जा सकता है एक्सेप्ट थ्रू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अब नाउ इसमें एक और चीज बात आई, ये तो यहां तक क्लियर है, ये तो हो गई उनकी एक बात। दूसरी बात समझिए, द सेकेंड पॉइंट सिंपली सेज कि अब छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, दैट इज CNT एक्ट, इसमें सेक्शन 17 सेक्शन 19 सेटल्ड रैयत की बात हम कर रहे हैं, और सेटल्ड रैयत को राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी मिलेगा, ये हम बात कर रहे हैं। तो हाईकोर्ट ने कहा कि सेक्शन 17 और सेक्शन 19 CNT एक्ट, इसमें जिसमें हम ऑक्यूपेंसी राइट की बात करते हैं, ये ऑक्यूपेंसी राइट किसी पर्सन को अक्वायर होता है अगर वो व्यक्ति किसी जमीन के कब्जे में या सो कॉल्ड लैंड का पोजीशन मोर देन 12 ईयर्स तक रखता है तब। झारखंड हाईकोर्ट ने क्या कहा कि अगर 12 साल से ऊपर का अगर उसके ऊपर जमीन का पोजीशन है, सो कॉल्ड लैंड पर पोजीशन है, तब उसको ऑक्यूपेंसी राइट मिलेगा। दूसरी बात कही कि अगर किसी पर्सन को ऑक्यूपेंसी राइट मिल गया एज एन ऑक्यूपेंसी रैयत, तो उसको कभी भी किसी भी तरीके से, जब तक कि कोई स्टैब्लिश्ड प्रोसीजर लॉ का नहीं है, उसके बिना उसको वहां से इजेक्ट नहीं किया जा सकता है। नाउ तो यहां पर हुआ क्या था इस केस में, अब आपको क्लियर कर देता हूं कि यहां पर एक सेक्शन आता है, देखिए मैं आपको पहले दिखाता हूं सेक्शन, ये रहा सेक्शन नंबर सो कॉल्ड 22C, ये देखिए सेक्शन नंबर 22। सेक्शन नंबर 22 में बहुत क्लियर कहा गया है कि भाई कब किस कंडीशन में किसी का ऑक्यूपेंसी रैयत छीना जा सकता है। अब आप कहेंगे प्रोटेक्शन लिखा है, यहां पर एक एक्सेप्ट वर्ड लिखा है, ध्यान से पढ़िएगा। सेक्शन 17, 19 एंड 22। सेक्शन 17 में सेटल्ड रैयत की बात करी हमने, 19 में कहा कि सेटल्ड रैयत को ऑक्यूपेंसी का राइट मिल जाएगा, और सेक्शन 22 में कहता है ऑक्यूपेंसी का राइट कब छिन जाएगा, कब खत्म हो जाएगा। तो यहां देखिए लिखा है इन्होंने, एन ऑक्यूपेंसी रैयत शैल नॉट बी इजेक्टेड बाय हिज लैंडलॉर्ड फ्रॉम हिज होल्डिंग एक्सेप्ट इन द एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री फॉर इजेक्टमेंट पास ऑन द ग्राउंड। तो यहां पर लिख दिया एन ऑक्यूपेंसी रैयत शैल नॉट बी इजेक्टेड बाय हिज लैंडलॉर्ड फ्रॉम हिज होल्डिंग एक्सेप्ट, तो इन कंडीशंस में, यानी ए और बी दो कंडीशंस दिए हैं, इन दो कंडीशंस में ऑक्यूपेंसी राइट्स जो है वो खत्म हो जाएगा। यही वो तरीके हैं। अब इस केस में हुआ क्या था, एडिशनल कलेक्टर ने, सो कॉल्ड सुनील कुमार मिश्रा को एडिशनल कलेक्टर ने क्या कर दिया था, मिला हुआ था पहले से, इसके पास जमाबंदी थी, सब कुछ था, लेकिन इसको क्या कर दिया,
बेदखल कर दिया, इसको हटा दिया, इसका इजेक्ट कर दिया, कैंसिल कर दिया, तब इसमें हाई कोर्ट ने कहा कि एडिशनल कलेक्टर को कोई भी पावर नहीं है, जुरिस्डिक्शन नहीं है टू डिटरमिन द टेनेंसी राइट्स, जब एक बार अगर किसी को मिल चुका है। दूसरी बात, जमाबंदी कैंसिल करने का पावर भी सो कॉल्ड एडिशनल कलेक्टर के पास नहीं है। क्लियर? तो यहां पर क्यों इसको हम लोग देखना था, या हमने क्यों इसको देखा, तो उसका रीजन मैंने आपको बता दिया। देखिए यहां पर मुद्दा क्या निकला, सेटल्ड रैयत। समरी दे रहा हूं जल्दी से। सेटल्ड रैयत, सेटल्ड रैयत में कॉन्सेप्ट क्या है, 12 साल से प्लस का पोजीशन। अब इसकी अगर किसी के पास सेटल्ड रैयत है तो उसको क्या मिलेगा, ऑक्यूपेंसी राइट। अब उसको ऑक्यूपेंसी राइट मिल गया। ओके, नाउ सेटल्ड रैयत से ऑक्यूपेंसी राइट मिल गया। अब ये सेटल्ड रैयत का क्या बन गया, जमाबंदी। अब जब जमाबंदी बन गई तो बंदा वो रह रहा है, सरकार को अपना जो टैक्स वैक्स सब कुछ करके दे रहा है। नाउ एडिशनल कलेक्टर साहब क्या करते हैं कि इसका सो कॉल्ड जमाबंदी कैंसिल कर देते हैं मिश्रा जी का। मिश्रा जी पहुंच गए हाई कोर्ट और उन्होंने साफ साफ कह दिया, हाई कोर्ट ने कहा कि भाई एडिशनल कलेक्टर को जमाबंदी कैंसिल करने का अधिकार नहीं है। हाँ, अगर उसको करना ही है तो वो सेक्शन 22 के तहत खत्म होगा और कोई दूसरा यहां पर प्रोविजन अवेलेबल नहीं है। क्लियर? तो अभी तक जो हमने देखा उसमें क्या क्या देखा, सेक्शन 4 और 6, जिसमें हम लोग बात करी थी एयर नहीं होता है, रैयत डार रैयत वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको नहीं मिलता है, राइट ऑफ ऑक्यूपेशन एंड कल्टीवेशन, वो देखा। मुंडारी खुट कांटीदार, मुंडारी खुट कांटीदार ये कौन होते हैं, क्या होते हैं, ये सेक्शन 8 के अंदर हमने देख लिया। ओके, नाउ उसके बाद हमने देखा सेक्शन 17 और 19, जिसमें हमने ये डिस्कस किया कि भाई सेटल्ड रैयत क्या होता है, सेटल्ड रैयत किसको कहते हैं, इसका डेफिनेशन कहाँ दिया गया है। इसके बाद हमने देखा कि सेटल्ड रैयत का राइट क्या है, दैट इज राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी, और उसको कैसे खत्म किया जा सकता है, प्रोविजन इज गिवन अंडर सेक्शन 22 ऑफ द CNT एक्ट। अब आइए इसके नेक्स्ट पार्ट पर, दैट इज सेक्शन 21, 22 एंड 24। ठीक है, अब जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर। देखिए इसमें कहानी क्या है, पहले तीनों का मिला के हम लोग निकालते हैं जिस्ट। ये देखिए काफी लंबा चौड़ा सेक्शन 21 है इसका, आई थिंक हाँ इसका समरी है, सेक्शन वाइज है, सब सेक्शन वाइज पूरा का पूरा समरी है। सी, राइट्स ऑफ ऑक्यूपेंसी रैयत इन रिस्पेक्ट ऑफ यूज ऑफ लैंड। ठीक है, अब मिल तो गया मुझे रैयत, सेटल्ड रैयत मिल गया, मैं रैयत हूं या मैं सेटल्ड रैयत हूं कब्जा करके। नाउ अगर मैं सेटल्ड रैयत हूं तो जो राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी है वो रैयत को यूज ऑफ लैंड के मामले में क्या क्या राइट्स मिलता है वो यहां पर बता रहे हैं कि जमीन का यूज करने के मामले में सेटल्ड रैयत को या रैयत को राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी क्या क्या मिल सकता है वो चीज यहां पर बताएगी। नाउ सी, क्या लिखते हैं यहां पर, सिंपल ले लेते हैं। A Rayyat can occupy land in any manner authorized by local custom or usage without materially impairing its value or making it unfit for tenancy। मतलब सीधे शब्दों में कहें तो रैयत जो है जैसे चाहे वैसे अपने लैंड को इस्तेमाल कर सकता है। रैयत कैन ऑक्यूपाई लैंड इन एनी मैनर ऑथोराइज्ड बाय लोकल कस्टम और यूसेज। तो भाई जो लोकल कस्टम कहता है या लोकल जो यूसेज है उसके अकॉर्डिंग सीधे सीधे तौर पर वो किसी भी तरीके से ऑक्यूपाई कर सकता है। नाउ इसका सबसेक्शन 2 देखिए, सबसेक्शन 2 वाला पार्ट क्या है। द लैंड्स वैल्यू इज नॉट अफेक्टेड बाय द रैयत एंड हिज फैमिलीज brick and tile manufacturing, water supply or building construction despite any increase in the record of heights or local customs. These activities are not considered unfit for tenancy purposes. Now see what is in this position. इस सेक्शन 2 में क्या कहा गया, इसको यहां से भी हम लोग देख सकते हैं। कहते हैं कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी इंट्रीज इन रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, और किसी लोकल कस्टम या यूसेज की बात करें तो उसमें द फॉलोइंग शैल नॉट बी डिम्ड टू इंपेयर द वैल्यू ऑफ लैंड मटेरियली और टू रेंडर इट अनफिट फॉर द पर्पसेज ऑफ टेनेंसी नेमली। अब यहां पर क्लियर इन्होंने कहा कि द फॉलोइंग शैल नॉट बी डिम्ड टू इंपेयर द वैल्यू, इन चीजों की वजह से सो कॉल्ड उसकी वैल्यू खत्म नहीं होगी या उसकी वैल्यू इंपेयर नहीं होगी, डिम्ड टू इंपेयर नहीं माना जाएगा मटेरियली। नाउ कौन कौन सा काम है, द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्रिक्स, अगर ईंट बनाते हैं, एंड टाइल्स फॉर द डोमेस्टिक और एग्रीकल्चर पर्पस ऑफ द रैयत एंड हिज फैमिली, कुछ नहीं होने वाला है। द एक्सकेवेशन ऑफ टैंक्स एंड डिगिंग ऑफ वेल्स, कुआं खोदने से भी कुछ नहीं होगा। और द कंस्ट्रक्शन ऑफ बांध, आहर, आहर बोलते हैं, आहर समझते हैं आप लोग, आहर साइड से थोड़ा थोड़ा बीच में
एक ऐसा बीच से छोटा सा एक नाले टाइप से बना देते हैं, छोटा नाला होता है उसको आप अहर कह सकते हैं, अहर। इससे तो पानी सप्लाई जिसमें होता है। जल को रखा जा सकता है जलापूर्ति के लिए। हाँ, जलापूर्ति के लिए रखा जा सकता है, छोटा होता है, नाले टाइप का ही होता है, उसको अहर कहते हैं गाँव में। नाउ सी, यहाँ पर अहर इंटेंडेड टू प्रोवाइड अ सप्लाई ऑफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग कॉमन डोमेस्टिक एग्रीकल्चरल एंड पिसिस्टिकल्चर पर्पसेस ऑफ द रैयत एंड हिज फैमिली। तो मोटे तौर पे ये एक लिस्ट इन्होंने पकड़ाई है, इस लिस्ट के अंदर अगर हमने कुछ भी किया उससे हमारे सो कॉल्ड रैयत के जो राइट है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसके बाद आइए यहाँ पर नीचे सबसेक्शन 3, द लैंड लॉर्ड्स शेयर इन द प्रोडक्शन ऑफ ए टैंक excavated by an occupancy rayyat who pays rent is 9/12 while the rayyat's share is 11/12। क्या कितना शेयर शेयर बनेगा वो यहां पर इन्होंने क्लियर करा। तो नाउ अब इन सब सेक्शंस का हम करने वाले क्या है, देखिए सेक्शन 21 में हमारे लिए क्या निकल के आता है, सेक्शन 21 में निकलता है राइट्स ऑफ ऑक्यूपेंसी रैयत इन रिस्पेक्ट ऑफ यूज ऑफ लैंड। मतलब क्या निकल के आया, एक बार फिर से जल्दी से रिपीट कर देता हूं। इसमें सीधा मतलब ये निकल रहा है कि सो कॉल्ड जो रैयत है उसकी ऑक्यूपेंसी जो है उसका अधिकार क्या होगा यूज करने के मामले में। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, इसमें एक मामला गया सो कॉल्ड ऑनरेबल हाई कोर्ट में, और ये मामला जो गया है इसमें पार्ट आता है स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स वर्सेज विजय कुमार चौधरी, ये 2002 का मामला है। मजेदार पार्ट क्या है कि पहले इसमें एक रिट फाइल होता है, और रिट में जो सिंगल जो बेंच है उन्होंने एक फैसला दिया, उसमें ये लोग हार जाते हैं, यानी केस इनका डिसमिस हो जाता है, तो ये लोग फिर से एलपीए में आते हैं। एलपीए बोले तो लेटेस्ट पेटेंट अपील बिफोर द कोर्ट ऑफ झारखंड, ठीक है। नाउ जब एलपीए फाइल हुआ, मैं सीधे आता हूं मुद्दे पे, देखिए जब एलपीए फाइल हुआ तो एलपीए फाइल होने के बाद सोकल्ड हाई कोर्ट जो झारखंड के है उन्होंने कहा साफ साफ कि सेक्शन 21 डील्स विथ द राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी, राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी जो रैयती का है वो, और रैयत चाहे तो उसको किसी भी तरीके से इस्तेमाल करता है, ये एलपीए में हाई कोर्ट ने डिसाइड करके कहा, ये तक भी ठीक है। दूसरी बात, इन्होंने आगे ये कहा कि अगर सरकार या सो कॉल्ड अथॉरिटीज यानी कलेक्टर है, नगर निगम है या कोई भी, अगर कोई अथॉरिटीज ने रैयती से सलामी का डिमांड किया, सलामी क्या होता है बताऊंगा अभी, सलामी कुछ नहीं होता, फीस होता है। सो अगर अथॉरिटीज ने डिमांड किया सलामी का, अगर अथॉरिटीज ने डिमांड किया कमर्शियल रेंट का, इन द इवेंट द रैयती होल्ड इट्स यूज्ड फॉर द कमर्शियल पर्पस, भाई रैयती के पास जमीन है, होल्ड करता है, अगर रैयती उस जमीन का कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन करता है, उस लैंड का कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन करता है, उस केस में अथॉरिटीज अगर डिमांड करते हैं सलामी का या कमर्शियल रेंट का, तो नाउ वो ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं नाउ। लेकिन मजेदार पार्ट क्या है, इसके लिए जो प्रोविजन आता है, एंड दैट इज द प्रोविजन गिवन इन गवर्नमेंट स्टेट्स खास महल मैनुअल 1953, उसके नियम के तहत वो ऐसा कर सकते हैं, इस नियम के तहत ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो सिंपल मामला क्या निकल के आया कि अगर सेक्शन 21, और यहां से मैं आपको थोड़ा और दिखा देता हूं, ये रहा 21 के आगे का 22, ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कब खत्म होता है, उसके बाद देख लीजिए 24, ये रहा 24, सी कहाँ गया, ये रहा ऑब्लिगेशन ऑफ ऑक्यूपेंसी राइट टू पेरेंट, ठीक है, ये यहाँ पर, ठीक है। सो सेक्शन 21, 22, 24 नाउ, तो यहां पर सो कॉल्ड ऑनरेबल हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा कि सेक्शन 21, सेक्शन 24, सेक्शन 22, सेक्शन 27 भी एक सेक्शन है, इन सब के तहत सो कॉल्ड जो अथॉरिटीज हैं उनको ये अधिकार नहीं है कि वो सलामी मांग सके अगर रैयती अपने जमीन का कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन करता है या कमर्शियली उसको इस्तेमाल करता है, तब नहीं मांग सकते। तो मांग इस एक्ट के तहत, सीएनटी एक्ट के तहत नहीं मांग सकते, अगर उनको मांगना है तो मांगने के लिए प्रोविजन है, दैट इज रूल 9। कहां पर मांग सकते हैं सलामी, रूल 9। कहां पर मांग सकते हैं कमर्शियल रेंट, अंडर रूल 9। रूल 9 किसका, सो कॉल्ड खास महल, खास महल मैनुअल 1953, इसके रूल 9 के तहत वो मांग सकते हैं और कहीं भी उनको मांगने की जरूरत नहीं है। अब एक छोटा सा सवाल आता है कि भाई सलामी क्या है, तो सलामी का मतलब मैंने आपको पहले ही कहा, सलामी कुछ नहीं होता, एक तरह का फी होता है, सलामी इज नथिंग, इट इज ए फी, और सो कॉल्ड अर्नेस्ट, EARNEST, अर्नेस्ट मनी, जो कि एडवांस में हम देते हैं,
एडवांस में हमने जो पे किया उसको पगड़ी भी बोलते हैं हमारे यहाँ सिस्टम में, झारखंड में इसको पगड़ी, पगड़ी का मतलब एडवांस में जो देना, सलामी भी बोलते हैं, सलामी देना, पगड़ी देना, कि कोई चीज़ हमने एडवांस में दे दिया, हमने बुक कर लिया कि हाँ ये मेरी चीज़ है, अब तुम किसी और को बेच नहीं सकते, दैट इज नथिंग बट इट इज ए सलामी। तो अभी तक जो हमने सेक्शंस डिस्कस किए उसका पार्ट में यहाँ बहुत क्लियर था कि सेक्शन 21, सेक्शन 22, सेक्शन 24, इन सारे सेक्शंस का इस्तेमाल अथॉरिटीज नहीं कर सकती हैं एक सेटल्ड रैयत से सो कॉल्ड सलामी मांगने के लिए, सेटल्ड रैयत से कमर्शियल रेंट मांगने का जो है डिमांड, रेंट का डिमांड नहीं कर सकता है सो कॉल्ड अथॉरिटीज। अगर मांगना है तो दैट इज पॉसिबल अंडर खास महल 1953, जहां पर प्रोसीजर है कि कैसे आप मांग सकते हैं, लेकिन वहां पर बात आती है गवर्नमेंट के जो जमीन है, गवर्नमेंट स्टेट्स हैं उसके मामले में, जो सेटल्ड रैयत है उसके मामले में नहीं। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है सेक्शन नंबर 22 सिंगल। तो देखिए यहां पर क्या क्वेश्चन बनता है, तो यहां पर भी वही क्वेश्चन बनता है कि क्या एक बार किसी सेटल्ड रैयत को जमाबंदी मिल गई तो क्या उसको अथॉरिटीज कैंसिल कर सकती हैं, नंबर वन। नंबर टू, क्या उससे सलामी या कमर्शियल रेंट का डिमांड किया जा सकता है, द आंसर इज नो, नहीं किया जा सकता है। अब हम लोग बात करेंगे सेक्शन नंबर 22 की। सेक्शन नंबर 22 में क्या पार्ट है वो जरा देखिए। सेक्शन 22 हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, देखिए मैं दिखाता हूं, ये रहा सेक्शन 22। सेटल्ड रैयत वाला जो है उसका ऑक्यूपेंसी राइट्स की बात करते हैं। नो सेक्शन 22 में जो मामला आया सो कॉल्ड हाई कोर्ट में, उसमें केस आता है निर्मल तिवारी वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, यानी सेक्शन 22 से रिलेटेड केस है निर्मल तिवारी वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, स्टेट ऑफ झारखंड। ये रिपोर्टेड है 2009 में, वॉल्यूम हो गया 4। इसके अलावा JLJR झारखंड लॉ जर्नल रिपोर्ट्स 343, ये यहाँ पर रिपोर्टेड है। नो सॉरी 343 नहीं, 641। ओके, नाउ देखिए क्या इसमें, इस केस में झारखंड हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा निर्मल तिवारी के केस में कि अगर जमाबंदी किसी पर्सन के फेवर में क्रिएट हो गई, जो कि यहां पर पिटिशनर के फेवर में थी, और जमाबंदी क्रिएट होने के बाद पिटिशनर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया एज ए टीनेंट अंडर द स्टेट, और टीनेंट ने रेंट भी भरना शुरू कर दिया और कई सालों तक, कई दशकों तक भरते रहे रेंट, इन दैट कंडीशन इट क्रिएट्स अ वैल्यूएबल लीगल राइट इन फेवर ऑफ द पिटिशनर्स। मतलब बड़ा सीधा है कि अगर जमाबंदी किसी के फेवर में आपने क्रिएट करके दे दी, जमाबंदी क्रिएट करने के बदले आप उससे रेंट ले रहे हो, उससे आप कोई पर्टिकुलर फीस ले रहे हो, और 1-2 सालों से नहीं 10, 20, 50 सालों से, यानी सेवरल डिकेड्स से पैसा ले रहे हो, कमर्शियल फीस ले रहे हो, उस केस में जिसके फेवर में जमाबंदी की गई थी, वो जमाबंदी जिसके फेवर में की गई उसको एक वैल्यूएबल लीगल राइट मिल गया, और उस राइट को बिना किसी स्टैब्लिश्ड प्रोसीजर के आप नहीं छीन सकते हैं। क्लियर। और नाउ अब यहां पर सेक्शन 22 में क्या है, सेक्शन 22 में मैनर बताया गया है भाई CND एक्ट के अंदर कि किस तरीके से इजेक्ट किया जा सकता है और किस तरीके से इजेक्ट नहीं किया जा सकता है। नाउ इस केस में, यानी इस निर्मल तिवारी के केस में, सो कॉल्ड झारखंड हाई कोर्ट ने कहा कि सो कॉल्ड जो एडिशनल कलेक्टर है इसको अगेन जुरिस्डिक्शन नहीं है टू कैंसल द पिटिशनर्स कंटिन्यूअस जमाबंदी। सो पिटिशनर का कंटिन्यूअस जमाबंदी, सो जमाबंदी को कैंसल करने का बिल्कुल भी राइट नहीं है, एंड डिटरमिन द टेनेंसी राइट्स, ये भी इनके पास पावर नहीं है एडिशनल कलेक्टर के पास। ये बात बहुत सिंपल कही। तो मतलब अब इस सेक्शन 22 को हम क्यों देख रहे हैं, सेक्शन 21, 22, 24 को क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इसी सेक्शन के पीछे क्यों पड़े, इसका कारण जब समझते हैं। सवाल ये उठता है कि अगर किसी पिटिशनर के फेवर में सरकार ने या किसी अथॉरिटी ने जमाबंदी क्रिएट करके दे दी है और वो उसका रेंट भी पे कर रहा है, लंबे समय से पेंट कर रहा है, सेवरल डिकेड से पे कर रहा है, तो क्या उसकी सो कॉल्ड जमाबंदी को एक एडिशनल कलेक्टर कैंसल कर सकता है?
The answer is no. Additional collector has no jurisdiction to cancel the continuous जमाबंदी. और दूसरी बात, टू डिटरमिन द राइट्स, ये बात कैसे निकल के आती है? ये सेक्शन नंबर 22 से निकल के आती है, सीधे सीधे शब्दों में कहें सेक्शन नंबर 22 से निकल के आती है. ओके, तो हम लोगों ने अभी तक कौन कौन सा सेक्शन डिस्कस कर लिया? देखिए, एक हमने डिस्कस किया 4, 6, 8, 17, उसके बाद 19, देन 21, देन 22, 24, ये सारे सेक्शंस हम लोगों ने कवर कर लिए. अब इसके बाद एक सेक्शन आता है, दिस इज सेक्शन नंबर 46. ये मैंने आपसे पहले कहा कि आज इसको हम लोग डिस्कस नहीं कर पाएंगे, थोड़ा एजेंसी है, इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे. पहले इसको मैं यहाँ पर स्टॉप